नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से जगत जननी माँ का पूजा प्रारंभ हो रहा है और आप लोग श्रद्धा से माता का ध्यान करें, पूजा करें, उनकी आराधना करें। जिस भी तरह से हो, इस 10 दिन अपना कुछ समय निकाल कर, पढ़ाई से भी निकाल कर कुछ समय आप पूजा पाठ में लगाएं और माँ का आराधना करें और अपने अंदर जो बुराई है उसे त्यागने का प्रयास कीजिए और माँ से कहिए कि माँ, जो भी मेरे अंदर बुराई है उससे हमें दूर करो और अवश्य ही आप में एक अच्छाई आएगी और आप में कुछ निखार भी आएगा। इसलिए आप लोग माँ जगत जननी का आराधना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। अपने पढ़ाई पे भी ध्यान केंद्रित कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी की क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ से यह कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के बीच स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य यंत्र के बीच स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो साइबरनेटिक्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल जो है यह हिग्स बोसॉन, यह क्या है? तो यह हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना कब की गई थी? तो 1964 में जिसकी प्रथम परिकल्पना की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से कहा जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की दो वैज्ञानिक मिलकर हिग्स बोसॉन की खोज किए थे। ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांस एंगल्ट को, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की, जिसके कारण इन दोनों को 2013 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2013 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का क्या नाम है? नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 को मार्शमैलो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मार्शमैलो के नाम से इसे जाना जाता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का छठा प्रमुख संस्करण मार्शमैलो है। इसे एंड्रॉयड संस्करण 6.0 के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्करण को एंड्रॉयड 10.0 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, समय मापक विज्ञान है, समय का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो समय मापक विज्ञान हॉरोलॉजी में किया जाता है और कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में विषयों का अध्ययन किया जाता है। लेपिटेरियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। किसमें क्या आता है? तो ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना
1950 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में इसकी स्थापना हुई। यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का एक संगठक प्रयोगशाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे, मतलब क्या, मुंबई में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। 1 जून 1945 को मुंबई में उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब TIFR की स्थापना की गई। कब? तो 1 जून 1945 को। कहाँ? तो बॉम्बे में। नेक्स्ट, लेज़र LASER का पूर्ण रूप क्या है? तो लेज़र का पूर्ण रूप है, LASER का पूरा रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कभी कभी पूछ देता है कि लेज़र में ए का रूप क्या है? तो ए से आप याद रखिएगा एम्प्लीफिकेशन, ए से एम्प्लीफिकेशन। एस का मतलब क्या होता है? तो स्टिमुलेटेड, और ई का मतलब क्या होता है? एमिशन, और आर का मतलब क्या होता है? रेडिएशन। तो लेज़र जो है या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इस युक्ति द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेज़र के मतलब इस पद्धति द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या? तो उद्दीप्त विकिरण इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? तो वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली कहाँ है? तो उत्तरी चिली के आटाकामा मरुस्थल में सैरोचैज-नेटर की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा वेधशाला है। तो वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंचाई ऐसे दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? तो उत्तरी चिली की आटाकामा मरुस्थल में सैरोचैज-नेटर की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा वेधशाला है। यह समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भी आप याद रखिएगा। और भारत में जो है वह लद्दाख क्षेत्र में हानले गांव में स्थित है। वह भारत की ऊंची है दूरबीन वेधशाला, जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। यह भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान कोलंबिया से 23 जुलाई 1999 को किया गया। कब किया गया? तो 23 जुलाई 1999 किया गया। इसका नामकरण भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर किया गया। यह मिशन वर्तमान में अंतरिक्ष में कार्यरत है, मतलब सक्रिय है। तो चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान रखा गया या नाम पर रखा गया? तो आप बता सकते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर यह रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री 14 अप्रैल 1961 को। कब? तो 14 अप्रैल 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने वोस्टॉक प्रथम, कौन सा? तो वोस्टॉक प्रथम नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया था। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? तो यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्री गणेश किया था।
तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन। कब? तो 1961 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन हैं, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। कौन है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो 1963 में अंतरिक्ष की यात्रा किए और यह विश्व की प्रथम महिला बन गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रमा एक है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जीवाश्म उपग्रह है। यह हमारी सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? तो चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हिरोज। कौन? तो तकाशी हिरोज के द्वारा वर्ष 2010 में इस पुस्तक को लिखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन हैं? तो रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं सैमुअल कोल्ट। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। दाब का नियम किसने दिया था? मतलब क्या दाब का नियम? तो पास्कल। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। GIF का क्या अर्थ है? मतलब क्या है GIF का पूरा नाम? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है GIF का? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट, GPS का क्या अर्थ है? मतलब क्या GPS का पूरा नाम क्या होता है? तो GPS का नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा किया गया। 1995 ईस्वी में GPS ने पूर्ण रूप से नागरिक कार्यों हेतु कार्य करना प्रारंभ किया। GPS जो तकनीक है, इस तकनीक का प्रयोग मोबाइल फ़ोन परिचालन में भी किया जाता है, बैंकिंग परिचालन में भी किया जाता है, पावर ग्रिडों के नियंत्रण में भी GPS प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और GPS की जो 3 प्रमुख तंत्र हैं, उपग्रह खंड, नियंत्रण एवं निगरानी खंड और उपयोगकर्ता खंड के मिलने से, मतलब क्या उपयोगकर्ता खंड को मिलाकर यह 3 प्रकार का GPS का कुछ प्रमुख 3 प्रकार का मतलब क्या खंड है। यह GPS के तहत जहाज़ों के परिचालन तथा जमीन का सर्वेक्षण करने, नक्शा बनाने, आपदा राहत कार्यों के लिए भी GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा GPS जो मतलब तकनीक है वह सेना में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ATM से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर। मतलब ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। क्या है ATM का पूरा नाम? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्याम वीवर क्या है? तो श्याम वीवर सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका यह अवशोषण कर देते हैं। श्याम वीवर मतलब क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक होल एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहां गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि अपने नज़दीक से प्रभावित होने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। श्याम वीवर का मतलब क्या? ब्लैक होल। और यह एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में होती है? तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर ही दिखाई देती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? तो भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? तो तापीय पनबिजली तथा नाभिकीय स्रोतों के पश्चात नाभिकीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में 22 कितना? तो 22 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है, जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। 2020 तक कितना मेगावाट? 6780 मेगावाट है, जो भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन का महज 1.9% है। तो यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा कितना प्रतिशत? तो 1.9%। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपन में कमाल कर सकती है? तो 21वीं शताब्दी की नैनो तकनीक, कौन सी तकनीक? तो नैनो तकनीक जो है वह लघु रूपन में कमाल कर सकती है। नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है और नैनो तकनीक के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र एवं उपकरण बनाना संभव हो सकेगा। यह भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नैनो कण का आकार किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य के आधार वाले कण को नैनो कण कहते हैं। कितना? तो 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य वाले आधार को नैनो कण कहते हैं। यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो वह क्या कहलाता है? तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, उसे नैनो पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे नैनो पार्टिकल कहते हैं। वह अति सूक्ष्म कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁷ मीटर से भी कम हो उसे नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। यह याद रखेंगे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र है। इसका आकार इतना छोटा है कि यह आसानी से नज़र भी नहीं आता और साथ ही उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है। तो नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो नैनो प्लग एक छोटे सुनने के यंत्र में कार्य किया जाता है या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया था? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग 1974 में किया गया। कब किया गया? 1974 में। किसने किया था? तो नोरियो टानीगुची के द्वारा 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वह गोलाकार हो जाएगा। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल जो है वह डाभोल है। कहाँ है? तो वह डाभोल है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित डाभोल में डाभोल शक्ति परियोजना स्थित है। इस शक्ति परियोजना का निर्माण डाभोल पावर कंपनी ने किया है, जो एनरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, बेचटेल कॉरपोरेशन तथा महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उपक्रम है। कहाँ? तो डाभोल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में कहाँ? तो रत्नागिरी जिला में। आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। किससे संबंधित है यह? तो पेट्रोलियम उत्पाद संरक्षण से हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है।
हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है, यह भी आप याद रखिएगा। नैनो हमिंग बर्ड क्या है? नैनो हमिंग बर्ड जो है यह क्या है? तो नैनो हमिंग बर्ड या नैनो वायु वाहन एक छोटा रिमोट द्वारा संचालित विमान है। नैनो हमिंग बर्ड क्या है? तो रिमोट द्वारा संचालित एक छोटा सा विमान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, यह भी आप याद रखिएगा। तो नैनो हमिंग बर्ड क्या है? तो यह एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 107वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? तो 107वीं विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में कहाँ आयोजित हुआ यह? तो यह आयोजित हुआ बेंगलुरु में, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 108वां विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित होगा? तो यह 2021 में होगा आयोजित। यह पुणे मतलब क्या, महाराष्ट्र, पुणे में आयोजित करने का घोषणा किया गया है, जो 2021 में होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? तो ITER अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना यह दक्षिणी फ्रांस में, कहाँ पर? तो यह दक्षिणी फ्रांस में यह निर्माणाधीन है, आप यहाँ पर यह भी याद रखें। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कद्राश, कहाँ? तो कद्राश नगर में निर्माणाधीन है, आप यहाँ पर से यह भी बतला सकते हैं। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो इसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का निर्धारण किया जाता है। यह आज का अंतिम प्रश्न था। तो आज हम लोग फिजिक्स के कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कीजिए और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग इन प्रश्नों को बनाएं और अपनी तैयारी में एक नई जान फूकें। धन्यवाद।